नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। यूजुअल हलिक मंजरी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो एक इंडियन पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप बनाया गया है। इसका क्या औचित्य है और भविष्य में आकर के ये क्या काम करेगा। कृपा करके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेंबरशिप जरूर लीजिए। नोटिफिकेशन बटन याद से ऑन कर लीजिए ताकि हम लोग जब भी कोई वीडियो आपके लिए लेकर के आए तो आप उसे देख सकें। क्लास के जो सबसे ज्यादा शैतान बच्चे होते हैं, अगर आप उनको मॉनिटर बना दें, जी हाँ, तो क्लास को मैनेज करना बहुत आसान होता है। तो आप ये देखिए कि पी चिदम्बरम है, कड़ी मोजी हैं, जिनका नाम कभी कभी ग्राफ्स में आया है। असदुद्दीन ओवैसी हैं। अब ऑफिशियली कह लें कि ये बीजेपी के बी टीम थे। चलिए, तो इन सब को हेड बनाया है कई कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हुआ क्या? देखिए, दोस्ती तो लोगों में होती है, वैसे ही देशों में होती है, बॉन्डिंग्स होती हैं। और राजनीति होने के कारण ये जो बॉन्डिंग्स होती हैं इंटर कंट्रीज, वो मुद्दों पे आधारित होती हैं। तो अभी तक भारत की बॉन्डिंग्स जो थी, जिसमें भारत एक रिसीविंग पार्टनर था, अमेरिका ने एक रूल बनाया, भारत में फॉलो हो गया, इस तरीके से चल रहा था। लेकिन अब ये मोदी है, ये तो भारत सर्वोपरि पे चल रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, अब जो मोदी जी ने ग्रुप्स बनाए हैं, बेसिकली इसमें ओम बिरला जी ने बनाया है, उसका रीजन क्या है कि हमारे 11 एमपीज एक देश के ऊपर फोकस करेंगे। जैसे जैसे हमारे ये सफलता बढ़ती जाएगी, हो सकता है 2-3 कंट्रीज एक सक्सेसफुल ग्रुप के पास आ जाए, बट इनिशियल है जो है, अभी उसी पे बात करते हैं। तो ये लोग एक पर्टिकुलर कंट्री पे फोकस करेंगे। भारत से उस देश के क्या संबंध है, व्यापारिक, राजनीतिक, और इसके ऊपर डिटेल चर्चा होगी। वहां पर नजर रहेगी कि किस तरीके से हम इन टाइज को और मजबूत कर सकते हैं। जो आ, बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ईज आउट कैसे कर सकते हैं। तो भारत में बहुत बड़ी जो चीज करके दिखाई है, जिसके कारण मैं भारत को विश्व गुरु कहती हूँ, कि यहाँ अब डीप स्टेट की बिल्कुल नहीं चल रही है। नतीजा, डीप स्टेट की एक बिल्कुल पर्टिकुलर पैटर्न है। किसान आंदोलन में देखा था, किसी भी कारण से आइए, धरने प्रदर्शन पे बैठिए, वहां पर मस्ती मारिए, खेलिए, कूदिए, जो कुछ भी आपको इलीगल एक्टिविटीज करनी है सब कुछ करिए। और वहां से एंटी इंडिया या जिस भी देश में ये धरना हो, चाहे बांग्लादेश में आपने देखा इसको, आपने श्रीलंका में देखा, कैपिटल हिल अमेरिका में देखा, अब और भी जब ट्रंप आने के बाद यूनिवर्सिटीज में देखा, ये बहुत सारे, ब्राजील में ये हो चुका है, यूरोप की कई देशों में हो चुका है, और ये यूक्रेन वगैरह सब जगह हुआ है। और उसके साथ क्या होता है, इस आंदोलन से अगर सरकार नहीं रिस्पॉन्स करती है तो आंदोलन बढ़ता जाता है। सरकार रिस्पॉन्ड जैसे ही करती है वैसे ही ये आंदोलन हिंसक हो जाता है। सरकार और सख्ती से निपटती है उसमें, चाहे सरकार की गलती हो या जैसे यूरो मैदान में हुआ था, बिल्डिंग के ऊपर से गोली चलाई गई, अंधाधुंध गोली चलाई गई। जो पुलिस के थे, जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो भी गए, और जो प्रदर्शनकारी थे वो भी गए। आंदोलन हिंसक हो गया और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। राइट? ऐसे ही आपने शेख हसीना को निकाला था। तो जो किसान आंदोलन था, उसमें जब साल भर तक बैठे रहे, मोदी जी ने कहा बैठ जाओ बेटा, हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि अब जो है हम दिल्ली कूच करेंगे, और ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली में घुसे। वो नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। नारायण अस्त्र क्या होता है कि तुम कुछ भी करते रहो, हम स्थिर रहेंगे, हम कोई भी किसी भी तरीके का रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो पुलिस वाले तैनात थे लाल किले के ऊपर, लेकिन वहां पर उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। उनको इस तरह के इंस्ट्रक्शन थे, हमें कई तरह की हानि हुई, लेकिन ये आंदोलन ना उसके बाद एक्सपोज कर गया आंदोलनकारियों को, और धीरे धीरे आंदोलनकारियों ने भारत में कोई भी आगे का आंदोलन करने की शक्ति खो दी। उसके बाद जब किसान आंदोलन पार्ट 2 हुआ, बहुत तरह के ये ट्रैक्टर्स वगैरह लेकर के आए, लेकिन सब विफल। अभी भी जेनजी आओ और ये सब कर लिया, सब विफल हो गया।
ओके, तो आंदोलनकारी या आंदोलन जीवियों की आजीविका बंद हो गई और यही विश्व गुरु भारत दुनिया को देगा। ये डीप स्टेट की सबसे बड़ी टेक्निक हमने फेल कर। फिर दूसरा था नैरेटिव। नैरेटिव को हमने सही कर लिया सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके। अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको सच मजबूरी में दिखाना पड़ता है, हालांकि अभी भी यूजीसी के मामले में उन्होंने खेल खेल लिया है। मतलब ये कहना चाहिए ना, वो अंडर प्रेशर नेशनलिस्ट हैं कि दबाव में आए हैं तो राष्ट्रवादी बन गए हैं, वरना इनका जो एक नेचुरल एफिनिटी होती है, एक यारी दोस्ती होती है, एक दिल का झुकाव होता है, वो विपक्ष की तरफ है। देश अलग तरीके से चल रहा है तो छुपे हुए। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, मोदी ने दोस्ती की है लेकिन क्या ये भारत के लिए फायदेमंद होगी, इस तरह के एक जो मतलब क्वेश्चंस डाल देते हैं ना, डाउट। तो आप जो शक की बीमारी है उसको वो जिंदा रखते हैं, ओके, क्लैरिटी नहीं आने देते। तो विश्व गुरु भारत ये बनता गया। अपनी आपने उन्होंने हिंडनबर्ग का अटैक किया, हमने शेयर खरीद के उसे विफल कर दिया। उन्होंने दुष्प्रचार प्रचार का सहारा लिया, हमने टैक्स देके कर लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को हथियार बनाया कि वहां से वो फैसले रुकवा देंगे, हमने उसका वेट किया और सही फैसले लाने पर मजबूर कर दिया। तो हम जहां जैसी इन्होंने पलट पलट के लड़ाई रखी थी, हमने उसको विजय किया। आज ये पैटर्न विश्व अपना रहा है और धीरे धीरे डीप स्टेट विभिन्न देशों में कमजोर होता जा रहा है। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से और देखते हैं कि ये इंटर पार्लियामेंट्री कमेटी इसको किस तरीके से, फ्रेंडशिप ग्रुप किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएगी। मैंने आपसे पहले भी कहा था जब मैं और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाती थी कि 2024 में 400 पार का जो नारा दिया था मोदी जी ने, उसके बाद जो इनकी 240 सीट आई है, ये एक स्ट्रैटेजिक डिफीट ली है। और इस स्ट्रैटेजिक डिफीट के साथ मोदी जी ने जो चीजें स्टैब्लिश की हैं वो मैं बताने जा रही हूं, पर राष्ट्रवादी विपक्ष का निर्माण करना शुरू कर दिया है। इंदिरा गांधी ने कुछ अपनी मर्जी से पार्लियामेंट में चेंज किए, वो सोशलिस्ट रिपब्लिक सब शब्द डाले। तो वो क्या हुआ, उन्होंने एक तरफा डाले, तो वो इंदिरा गांधी का फैसला था, आज आप उसको हटा सकते हैं। पर अब क्या है, विपक्ष के बहुत सारी पार्टियां, उनके सारे नुमाइंदे, ये सारे लोग लग करके अगर कोई फैसला लेते हैं तो वो किसका होता है, वो भारत का फैसला होता है। और भारत के फैसले को पलटना आसान नहीं, राइट। तो अब जैसे आपने ऑपरेशन सिंदूर में डेलीगेशंस देखे, पूरी दुनिया में गए, शशि थरूर हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, करीमोजी हो, ये जितने भी सुप्रिया सुले हो, ये सारे विपक्ष के लोग थे। आप ये देखिए जो अभी इंटर ये पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप बना है, इसमें अखिलेश यादव भी हैं, जो जापान में जाएंगे। भारत के जो डेलीगेशन है 11 लोगों में 10 लोगों का, उसके हेड है, मतलब टोटल 11 है जिसमें एक वो है, और वो इसके नेतृत्व कर रहे हैं। तो मोदी जी ने इससे निकाला क्या, मोदी जी ने इससे सबसे पहले ये निकाला कि भाई आपके पास आपको मोदी विरोध करना है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है आपको। अच्छा, मोदी विरोध ने छोड़ दीजिए, आपके पास कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए काम करने के लिए जिससे आपकी पॉलिटिक्स रेलेवेंट हो जाए। तो इस काम को आप करने के लिए क्या करेंगे कि चलिए आप अपना इन्वॉल्वमेंट इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप में करिए। भारत की संसद का जो संदेश है, पहले कैसे जाता था, पत्रकारों वगैरह की तरह से जाता था, अब आप स्वयं लेकर के इसे जापान, ओमान, फ्रांस सब जगह लेकर के जाइए। एक भाषा आपको सीखनी पड़ेगी, ट्रेड एंड कॉमर्स आपको उसकी जानकारी रखनी पड़ेगी। और उन्होंने उठा करके ये जो खाली पीली चुनाव से 15 दिन पहले निकल करके पूरे माहौल को नकारात्मक बना देते थे, क्योंकि इनको पॉजिटिव करना नहीं आता था। अब मोदी जी इस विपक्ष को राष्ट्रवादी बना रहे हैं। जब आप विदेश में जाएंगे, भारत की तस्वीर लेके जाएंगे, भारत का संदेश लेके जाएंगे,
भारत के हितों को इम्प्लीमेंट कराएंगे। और आपका एक और जिम्मेदारी है, आपको ये भी देखना है कि हमारी नीतियां उस देश के ऊपर इस तरह हावी ना हो जैसे अमेरिका और चीन की होती है, जिसके कारण उस देश का दोहन हो जाए और फिर भविष्य में ये समस्या है। आप उस देश के इंटरेस्ट को भी देखेंगे, दोनों तरफ के व्यापार को देखेंगे, इस तरह की डील स्टैब्लिश करने में मदद करेंगे जो विन विन हो दोनों देशों के लिए, जैसे जापान को भी फायदा हो, भारत को भी फायदा हो। एक म्यूचुअल एक्सेप्टेबल ग्राउंड जो दोनों देश चाहते हैं, एक ऐसी ग्राउंड को तैयार करना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, प्रोडक्शन हो, मजदूरों का एक्सचेंज हो, सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट हो, हर जगह। जापान में जैसे इस समय काफी सारे वृद्ध हैं, उनको वर्किंग फोर्स की जरूरत है, तो उन्होंने बीच में बांग्लादेश से टाई अप किया, और बांग्लादेशी वहां जाएंगे तो क्या करेंगे आप सबको मालूम है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आप अपने, क्योंकि हमारे पास भी तो 140 करोड़ है, तो हम भी भेज सकते हैं, तो हम वहां पर अपनी वर्कफोर्स भेजेंगे। एक हमारी जॉब की समस्या का समाधान हो गया। दूसरा, इंडिया इंडो जापानीज कल्चरल टाइज है भाई, सुभाष चंद्र बोस को जो है काफी हेल्प की थी, जिसके कारण जापान को भी स्ट्राइक झेलनी पड़ी थी। डाइग्रेस करूं थोड़ा सा, चलिए ये चीज जरा सी जान लीजिए जब ये टॉपिक आ गया है। जापान ने कोई अटैक पर्ल हार्बर पे नहीं किया था, लेकिन जापान पे अटैक करना इसलिए जरूरी था और उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डालना इसलिए जरूरी था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनी थी ब्रिटिश एम्पायर की, वो थी भारत, सबसे प्रॉफिट मेकिंग, सबसे बड़ी, सबसे समृद्ध। उसको जापान मदद कर रहा था ब्रिटिश फोर्सेस हटाने के लिए। तो अगर आप जापान पे अटैक करके ये जापान को बैठाएंगे नहीं, तो सुभाष चंद्र बोस भारत स्वतंत्र करा ले जाएंगे। आप भारत के सैनिकों का इस्तेमाल विश्व युद्ध 1 और 2 में कर सकते हैं, लेकिन भारत को स्वतंत्र होने की केवल आप, वो कहना चाहिए ना, चूरन चटा सकते हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं कर सकते। आप झूठ बोल रहे थे, आप चालें चल रहे थे, लेकिन आप भारत को किसी भी तरह से स्वतंत्रता देने के मूड में नहीं थे। आपने भारत में स्टूजेस बैठा रखे थे और आप भारत को लोगों का राज कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने ये सारा सब कुछ नष्ट कर दिया, ये सारा नैरेटिव, ये सारी जालसाजी सब एक्सपोज करके उन्होंने शुद्ध शौर्य से भारत को जीतना शुरू कर दिया। संग्राम उन्होंने सिंगापुर से शुरू किया था और नागालैंड तक आ चुके थे। 1/3 भारत स्वतंत्र हो चुका था। बाकी आप सुनते ही कि कोलकाता में लोग इंतजार कर रहे थे कि कैसे, जैसे ही सुभाष बाबू आएंगे हम उनको ज्वाइन कर लेंगे। जो रॉयल मिलिट्री थी उसके ऊपर से रॉयल्स का भरोसा उठ गया था कि ये कब आईएनए में शामिल हो जाए पता नहीं, इसलिए जापान को बॉम्ब किया गया था। तो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग टाई अप्स हैं। ये अपनी बुक्स में कहते हैं ये जापानी आक्रमण था, नहीं, सुभाष चंद्र बोस द्वारा चलाया गया स्वतंत्रता संग्राम था और सशस्त्र था। तो जापान ने हमारी एक समय इतनी मदद की जिसके लिए उसको नागासाकी और हिरोशिमा झेलना पड़ा। अब हमारे, जब हम स्ट्रांग हो गए और उस तब से भारत, जापान की जो नीतियां हैं वो यूएस के अंडर में है, मतलब एक तरह से वो परोक्ष रूप से सही, लेकिन यूएस की अमेरिकन कॉलोनी है। अब आप इस चीज को बदलेंगे और अखिलेश यादव, ऐसा नहीं है उस व्यक्ति के पास बुद्धि नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकता, उसको एक धारा दिशा दी है कि चलो तुम इस चीज को लीड करो। अब इससे 2 फायदे हैं। होम टर्फ पे हमारा क्या फायदा है, हमारे एक थोड़े से चंचल बच्चे को एक अच्छा काम मिल गया है। दूसरा, उसकी एनर्जी एक पॉजिटिव कार्य में यूज हो गई है। तीसरा, हमारी जो टाई अप्स है जापान से वो भी सुधरेंगे। चौथा, जब अभी यूपी इलेक्शन आएंगे तो हाथ पैर फेंक करके ये विरोध नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे जो आप ये कह लीजिए MY समीकरण इनका चलता है अखिलेश यादव का, तो वो सारी चीजें यूज करके वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क चल रहा था ना, कहीं मुख्तार अंसारी थे, कहीं आजम खान थे, इस तरीके से सारा सब चल रहा था, वो सब तितर बितर हो जाएगा। क्यों, अखिलेश यादव को एक पॉजिटिव काम मिल गया है जिसमें वो अपनी वर्थ भी देख सकते हैं, अपना फ्यूचर भी देख सकते हैं, और थोड़ी बहुत राजनीति होम टर्फ पे उनकी सिक्योर भी हो जाती है। ओके, उनकी पत्नी को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया है, मतलब पति पत्नी दोनों एक दूसरे को खींच काच के सेंटर में रखेंगे। ओके, डिम्पल यादव के साथ आपने देखा है कि सपाइयों ने मिसबिहेव किया था और वो बस ये कह के रह गई कि मैं भैया को बोलूंगी।
लेकिन सपाइयों के ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। तो आपने एक स्ट्रैटेजिक डिफीट ली और फिर आपने ऑपरेशन सिंदूर का डेलीगेशन बनाया और उसके बाद आपने एक इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप बनाया। आपने पूरे विपक्ष को यूटिलाइज कर लिया ताकि वो जा करके भारत का पक्ष विश्व के साथ रखें और इन सब चीजों पे नजर रखी जाएगी। लेकिन अब वो एक जो नेगेटिव पॉलिटिक्स थी, जो अभी आप यूजीसी में इन सब तरह से देख रहे थे, वो खत्म होकर के एक पॉजिटिव फुट नोट पर ये पॉलिटिक्स आएगी। भारत बहुत दिनों से इस चीज को देखना चाह रहा था कि हमारा जो विपक्ष है वो देशद्रोही है। दूसरे देशों में विपक्ष होता है और सत्ता पक्ष से लड़ता है, लेकिन जैसे ही देश के ऊपर कोई संकट आता है, कोई बात आती है, सब एक हो जाते हैं, सब राष्ट्र सर्वोपरि के उस पे आ जाते हैं, मूल मंत्र पे आ जाते हैं। भारत में ऐसा कब होगा? तो ये मोदी जी ने करके दिखाया है। अब ये जो नीति है राष्ट्रवादी विपक्ष की, ये और देशों में भी फॉलो की जाएगी, वहां पर भी इम्प्लीमेंट होगी। इसका अपना फायदा क्या है? देखिए, हमेशा से सारे देशों में आप देखिए दो ग्रुप होते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, ठीक है, इस तरीके से करके दो ग्रुप होते हैं। तो एक सत्ता में होता है, एक विपक्ष में होता है। जो कमजोर होता है ये जो, अब यहाँ पर एक डाइग्रेशन और लेते हैं। आपको मालूम है सीआईए है, सीआईए कोवर्ट ऑपरेशन करती रहती है सब जगह। सीआईए के अंडर आता है नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, जो सब जगह लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है। ये सीआईए के अंडर भी एक सीक्रेट ग्रुप है। अब इसका काम क्या है? अमेरिका सेंट्रिक पॉलिसी बनाने के लिए देशों में सत्ता परिवर्तन कराना। जहां आपने देखा ना कि जहां कहीं भी कोई रिसोर्स मिलता है, कहीं यूरेनियम मिला, कहीं सोना मिला, अंकल से हम चल देते हैं वहां डेमोक्रेसी की स्थापना करने। ओके, तो इस तरीके से आपने क्या किया कि जो विपक्ष में थे यानी जो कमजोर थे उन लोगों को आपने सहायता दी, आंदोलन कराए, दंगे कराए। जैसे मादुरु के केस में वो आंदोलन भी हुआ, दंगे भी हुआ। हालांकि मादुरे जीतने में सफल हो गए, तो वो मादुरु को ही उठा के ले गए और उन्हीं की पार्टी से अब वो अपने पक्ष का काम करा रहे हैं। ये चीज अब बंद होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो राष्ट्रवादी विपक्ष का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें यूजलेस नहीं है ये लोग, इनके पास भी कोई काम है। तो ये जो एनईडी और सीआईए जैसे डीप स्टेट के एजेंट्स का हथियार नहीं बनेंगे। क्यों? उनके पास एक बिजनेस है राष्ट्रवाद के लिए करने के लिए। अब क्या है? पहली चीज, हमको मल्टी पार्लियामेंट्री पार्टीज चाहिए। दो होती हैं तो वो इसको कंट्रोल कर सकते हैं डीप स्टेट। आप अगर कई रखेंगे, एक जगह सपा है, एक जगह बसपा है, फिर आपका जो है टीएमसी है, एआईडीएमके, एआईएमआईएम है, बहुत सारी पार्टीज हैं। आपके लिए दिक्कत क्या हो गई? आपको उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ा हर पार्टी में, हर पार्टी की जरूरत अलग, हर राज्य की जरूरत अलग। आप डीप स्टेट के इंटरवेंशन से सेफ हो गए। ओके, तो आपको बहुत सारी पार्टीज, मल्टी पार्लियामेंट्री पार्टीज चाहिए, बहुत सारी पार्टीज चाहिए, ताकि डीप स्टेट हर एक में अगर इन्वेस्ट करेगा ना तो उनको दिक्कत होगी। इंडिया अलायंस बनाने की डीप स्टेट ने बहुत कोशिश की, बना और टूटा, फिर गाड़ी चरमरा गई। क्यों? सबकी ईगोस कंबाइन करी नहीं, एक टॉपिक पे आकर के साझा हुए नहीं। लीडरशिप कौन लेगा, इसी पे झगड़ा होता रहा और विपक्ष अपने आप ही धराशायी हो गया। इसको मेंटेन करना आपके लिए जरूरी है। आप खत्म करेंगे तो आप उनके लिए चारा बन जाएंगे। तो आपने क्या किया? एक इंटर पार्लियामेंट्री ग्रुप की रस्सी ली और सारी पार्लियामेंट्री पार्टीज को उसमें बांध दिया। अब जो लकड़ी का गट्ठर है इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो आपने अनेकता में एकता की स्थापना की और इसको राष्ट्र हित के लिए इसका उपयोग किया। खाली एकता बनाने से तो कुछ नहीं होगा। इंडिया अलायंस बन रहा था पर उनका कोई टारगेट नहीं था। टारगेट केवल यही था कि हमको सत्ता मिल जाए, सत्ता मिलने के बाद हमको उसका उपभोग करना है। तो कोई कंस्ट्रक्टिव वो था नहीं। अब विपक्ष किस मुद्दे पे चुनाव लड़ता है? आरक्षण के मुद्दे पे लड़ लेंगे, जातिवाद पे, भाषावाद पे, क्षेत्रवाद पे। और
बेवकूफियां हैं, कोई अब मुद्दा नहीं है। भाजपा जब लड़ती है तो किस पे लड़ती है? देश के विकास पे, और हिंदू एकता, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, इन सब पे, कलेक्टिविटी पे भाजपा। वो डिफरेंसेस को मेंटेन कर रहे हैं। वो अभी भी पीएम मोदी कहते हैं कि आप अपनी भाषा में वार्तालाप करें, आप अपनी भाषा में सिग्नेचर करें, आप फिफ्थ तक अपनी भाषा में, मातृभाषा में वो करें, ताकि भारत की जो विभिन्न भाषाएं हैं, तेलुगु, तमिल, मराठी, ये सब खत्म ना हो जाए, कन्नड़, ये मेंटेन रहे। क्यों? क्योंकि अलग भाषा सीखने के लिए लोगों को अलग लगाना पड़ेगा। जैसे जितनी हम वैरायटी रखेंगे उतना हम डीप स्टेट को पीछे ढकेलते जाएंगे। तो इसलिए मोदी ये वैरायटी को मेंटेन करना चाहते हैं। वो तमिलनाडु को भारत में इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तमिल भाषा, तमिल कल्चर और सबके साथ। ऐसा नहीं कि आपको भारत में इंटीग्रेट होना है तो आप तमिल मत सीखिए, आप हिंदी सीखिए, आप ऐसे करिए, वो करिए, नहीं। जो आपकी आइडेंटिटी है, स्पेसिफिक्स है, आप उसको मेंटेन कीजिए और भारत में रहिए, अनेकता में एकता। तो जो डिफरेंट पार्टी के वो है। अच्छा, अब आपने एसपी को लिया, तो एसपी के आपने राज्यसभा और लोकसभा के लोगों को लिया, लेकिन मैसेज डाउन द लाइन क्या गया, जो यूपी में रिप्रेजेंटेटिव्स है, कि आपको भी ये सुअवसर मिल सकता है। उनको भी जो पार्टी हेड है, इसको हटा करके हेडलेस चिकन बनाने की जगह उन्होंने उसको भी डायरेक्टिव दिए कि तुम अपनी राजनीति को जिंदा रखो। विपक्ष लोकतंत्र का अभिन्न अंग है और विपक्ष को इस समय मोदी पाल रहे हैं। जैसे एक बार आपको याद होगा कि न्यूज आई थी कि राहुल गांधी पे खतरा है। सोचिए, मोदी ने अपने सबसे बड़े विपक्षी को, सबसे बड़े क्रिटिक को संभालने में एनर्जी लगाई थी। तो इसी तरीके से ये पार्टीज खत्म ना हो जाए, उसके लिए एनर्जी लग रही है, इनको पॉजिटिव काम दिया जा रहा है और इंटीग्रेट किया जा रहा है राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्र सेवा। और इसका परिणाम आपको भविष्य में सुखद लगेगा, क्योंकि डीप स्टेट के सामने उतनी वैरायटी है, और इस पूरी वैरायटी जब ये राष्ट्रवादी होने लगेगी तो उनके लिए इसको डील करना मुश्किल हो जाएगा। और इस टू पार्टी डेमोक्रेसी से विश्व को भी निकलना पड़ेगा, क्योंकि सबको समझ में आएगा भारत में ना जीत पाने का कारण ये है। अब दूसरी जगह दुनिया पर इसका असर क्या पड़ेगा? भाई, हर देश में कुछ एथनिसिटीज होती हैं। जैसे कहीं पर आप ये देखिए, ईरान में ले लेते हैं, ईरान का कुछ हिस्सा बलोचिस्तान, बलोच पॉपुलेशन है उनकी, कुछ शिया है, कुछ सुन्नी है, कुछ इस तरीके से है। तो वैरायटी हर जगह है। अब उसमें क्या चल रहा है कि जो हम नहीं है, जैसे शिया है तो सुन्नी को खत्म कर दें, सुन्नी है तो शिया को खत्म कर दें। आप ये खूनी संघर्ष इनमें भी देखते हैं, जो ये प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स और इवेंजलिस्टिक होते हैं, इन सब में भी है। तो ये जो हमने अपने टर्फ पे करके दिखाया है, वो अलग अलग जाएगा कि सबका रिप्रेजेंटेशन रखो। भारत में सबका साथ सबका विकास के बहुत मजाक बना, लेकिन ये अब विश्व भी फॉलो करेगा कि अपने यहाँ पे जो डिफरेंस है उसको खत्म मत करो, उनको उनकी पहचान के साथ इंटीग्रेट करो और एक कॉमन ग्राउंड बनाओ, और उसके बाद फिर शांति की स्थापना देश में करो। क्योंकि ये जो डिफरेंस है, इसका इस्तेमाल करके सिविल वॉर कराई जाती है, तो वो सिविल वॉर ना हो पाए, आंतरिक दंगे ना हो पाए, फॉरेन पावर्स को खेलने का समय ना मिले, आपके यहाँ जो लोग हैं उनको आर्म करके आपके देश के विरोध में काम करने का मौका ना मिले, आपके यहाँ आतंकवादी दुर्घटनाएं करा करके उनको सत्ता दिलाने का मौका ना मिले। तो एक नई तरह से सबका साथ सबका विश्वास इस इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के साथ विश्व को दिया जा रहा है। और जो भारतीयता है, सौम्य शक्ति है, सॉफ्ट पावर, उसको विश्व में ले जा रहे हैं कि आप इसे कल्चर से खत्म कर सकते हैं। और इस तरीके से भारत बिना, एक बार फिर बिना कोई गोली बंदूक चलाए, विश्व को शांति, सद्भाव, एकता और संस्कृति का संदेश देने जा रहा है। और इस तरीके से पहले हम दिल जीतेंगे, फिर विश्व विजय करेंगे। तो मोदी जी की ये प्रयास सफल हो, ये हमारी प्रार्थना रहेगी।
और इस शुभ प्रयास के लिए हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। धन्यवाद मोदी जी, विश्व को युद्ध से निकाल करके बुद्ध के रास्ते पर लाने के लिए। बुद्ध यहाँ पे गौतम बुद्ध से मेरा मतलब नहीं है, प्रबुद्ध मतलब जो एक तरीके से कहिए सांस्कृतिक होते हैं, जिनमें बुद्धि यानी ब्रेन, इंटेलेक्ट सर्वोपरि होता है, जो हर प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन निकालता है और उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करके फिर जो सर्वांगीण विकास है इसका रास्ता खोलता है। बने रहने के लिए धन्यवाद। वंस अगेन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मेंबर बनिए और बेल आइकॉन याद से ऑन कर लीजिए। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।